सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट मस्त होंगे। दोस्तों मैंने गुस्ताखी तो की है। आई थिंक आप सब लोगों को एक हिंट मिल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आज जिस शख्सियत के रूबरू आपको कराने जा रहे हैं, सिंगिंग सेंसेशन, आज की आवाज़ हैं ये, और काफ़ी बॉलीवुड फिल्मों में इन्होंने गाया है। आई थिंक बिना टाइम गवाए हुए इमीडिएटली आपको उनसे मिलवाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन नशा बॉय अखिल सचदेवा। नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा। डिसिप्लिन की तरह इसे जीता हूँ और आई थिंक मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था। एक खाना और एक गाना। मेरे गुरुजी हैं श्री बनवारी लाल राव जी, बट मिथुन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे हुआ, कबीर सिंह में वो मेरे साथ मेरा तेरा बन जाऊंगा था, या पर उनका कैसे हुआ गाना था। आई थिंक बॉलीवुड होने की भी एक बॉलीवुड की स्टोरी है पूरी। हुमा कुरैशी मेरी फ्रेंड, मेरी क्लासमेट रही है। एक ब्लेसिंग थी, मैं वो गाता गया, मैं अपने शोज में बहुत ज़्यादा बिजी रहता गया। लोग पहले प्लेबैक करते हैं, उसके बाद शोज करते हैं। मैंने अपना करियर ही शोज से शुरू करा। वो धुन 5 मिनट में भी बन जाएगी, या मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ 2 हफ्ते भी लग जाए और मैं धुन को क्रैक ना कर पाऊँ। मुझे नहीं पता मेरा अगला गाना मैं क्या बनाऊंगा। मैं इनसे दूर रहता हूँ क्योंकि मैं अपने सोल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं वैसा रहना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ। आई थिंक आई एम बॉर्न टू बी ऑन स्टेज। वो मेरी वाइब है, स्टेज पे ही मुझे जीना आता है। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। आए 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 क्यों दिखे मुझे तू। नमस्कार अखिल जी। नमस्कार। स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैजेस्टिक मोमेंट्स की पूरी टीम की ओर से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ आई एम हियर, सुपर एक्साइटेड टू परफॉर्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भाई सबसे पहला सवाल, जी। ये नशा कब हुआ? ये पहले से ही था। हाँ। ये अंदर था ही। ओके। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ मुझे हमेशा क्रिकेट का बहुत बहुत ज़्यादा शौक रहा। ओके। सो आई यूज्ड टू प्ले फॉर दिल्ली अंडर 16 ऑल्सो। हम्म। तो मुझे एक सपना था सारे इंडियंस की तरह कि मैं भी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगा। बट समहाउ आई थिंक आउट ऑफ सम सिचुएशंस इन लाइफ वो रह गया। और उसके बाद मुझे म्यूजिक कहते हैं ना, भगवान एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको रेडी होना चाहिए वो ग्रैब करने के लिए। मैं सिर्फ अपने लिए म्यूजिक चुना। मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पर मुझे सिर्फ खुश होना था लाइफ में। आई जस्ट वांटेड टू हैव अ स्माइल ऑन माय फेस। आई पिक्ड अप द गिटार एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू म्यूजिक, क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ एक अलग दिया हुआ है, कुछ आवाज में कुछ एक सोल दिया ऐसा जो मुझे लगा म्यूजिक के लिए बना है। तो उसके बाद मैंने नहीं, म्यूजिक ने मुझे चूज कर लिया। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। अब भाई मैंने एक एडमिशन करना चाहूँगा, कुछ एडमिट करना चाहूँगा। नशा के बारे में कुछ पता नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे भाई हैं राहुल खेतरपाल, छोटे भाई हैं जी। ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन द कंपनी। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया कि देयर इज समवन कॉल्ड अखिल सचदेवा। और फिर ही टुक मी बैक टू दिल्ली 2013। आपने उनके भाई विनीत खेतरपाल की शादी कॉकटेल में परफॉर्म किया था। I'm so I'm sure sure आपने इतनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल श्योर किया होगा। और उसके बाद मैं आई वॉज हुक टू योर म्यूजिक। और मैंने रियलाइज किया कि मैंने इस नशा क्या मिस किया मैंने लाइफ में। भाई मैं कहता हूँ कि फैंटास्टिक वॉइस, फैंटास्टिक। और आपके आने से ही मैं ना कुछ गुनगुना रहा था ओ मेरे हमसफर। और मैंने इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में वो गाया भी, वो गुस्ताखी की आपके सामने। सो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो सुन मेरे हमसफर। यस। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा, के तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा अब हर पैर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। क्या बात है भाई। मैं कह रहा हूँ इसी वजह से मैंने रियलाइज किया कि मैंने कितना मिस किया इस चीज़ को।
फैंटास्टिक भाई। थैंक यू सो मच मेरे और भाई। भाई जैसे कि आपने बताया कि क्रिकेट के बारे में आपने बात की और आपने बात की कि यू नो कुछ हालात जी, सब जी, जी, थी जी, जी, जिनकी जी, वजह से, जी। बट म्यूजिक वाज समथिंग जो कहते हैं ना कि बाय चांस हुआ, राइट? बाय चांस म्यूज़िक का मुझे शौक था। मैं हमेशा से देखिए ज़्यादा तो मेरे पास साधन नहीं थे कि मैं बहुत ज़्यादा म्यूज़िक घराने से रहा, ना कोई पेरेंट्स या कोई ऐसा फैमिली में कुछ रन करता है म्यूज़िक, ऐसा कुछ नहीं था। पर मुझे हमेशा से मेलोडीज़ का बहुत शौक था। अच्छा, बाथरूम सिंगर कह सकते हैं। मैं बाथरूम में बहुत ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में 90s किड हूँ, तो वो मैंने वो सुन के बड़ा हूँ और मैंने बहुत गुनगुनाया है। तो इट वाज देयर बट आई ऑलवेज वाज वेरी फोकस्ड ऑन क्रिकेट। तो मुझे था कि क्रिकेट में ही करना है। वो तो जब हालात की वजह से क्रिकेट मुझे लगा नहीं हो पाएगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी वो नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, भगवान ने शायद बेहतर चीज़ दी मुझे। संगीत मुझे रियलाइज़ कराया, जो मेरे को बचपन से ही मेरे को इतना अंदर से शौक था मेलोडीज़ का। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मैं खुद मेलोडीज़ कंपोज करने लगूंगा, लिखने लगूंगा और गाने लगूंगा। सो आई थिंक ये ऊपर वाले की एक देन है और मैं इसको बहुत प्रेशियस मानता हूँ और मुझे लगता है मैं इसको हल्के में नहीं लेता। एक डिसिप्लिन की तरह इसे जीता हूँ और आई थिंक मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आता। एक खाना और एक गाना, क्या बात है। इसके अलावा कुछ। सो बेसिकली कहीं से सीखा नहीं, कुछ नहीं? मैं आप सीखता हूँ। इनफैक्ट मेरे आप मानेंगे नहीं, मेरे गुरुजी हैं श्री बनवारी लाल राव जी, जयपुर घराने से। अच्छा। अब वृंदावन में रहते हैं वो। मैं अब पिछले 2 साल से उनसे रेगुलर सीखने लगा हूँ, जबकि वो मेरे गुरु हैं 10-12 साल से। मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं, एक ब्लेसिंग थी। मैं वो गाता गया, मैं अपने शोज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता गया। मेरा एक जो लाइफ जर्नी रही है, लोग पहले प्लेबैक करते हैं, उसके बाद शोज़ करते हैं। मैंने अपना करियर ही शोज़ से शुरू करा। मैं ट्रैवल करने लगा, मैं बहुत ज़्यादा शोज़ करता था। बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो सीखना ज़रूरी है और मेरे पास मेरे गुरुजी थे, बट वो कभी भी वो ध्यान वैसा फोकस नहीं गया। तो पिछले 1.5-2 साल से मैं उनके साथ वापस रोज़ सीख रहा हूँ। अच्छा, बट किन्हें सुनते हैं आप ज़्यादा? अपने अलावा हाँ बिल्कुल। मैं सोलफुल म्यूजिशियन सबको ही सुनता हूँ। एक्चुअली मैं हर किसी को उनकी जो अच्छाई हैं, जो सोल को मेरे टच करें, दैट्स व्हाट इज़ माय जॉनर। मुझे लगता है कि मेरे भी गायकी और मेरा म्यूजिक बनाने का तरीका, तो विशाल को बहुत सुनता हूँ, विशाल मिश्रा। ओके। बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। और नई जनरेशन है उनको तो बहुत सुनते हैं, बट मिथुन सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। कैसे हुआ, कबीर सिंह में वो मेरे साथ, मेरा तेरा बन जाऊंगा था और उनका कैसे हुआ गाना था। ओके ओके, ग्रेट। जी, बहुत 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 ऊंची अच्छाइयों उपलब्धियों पर पहुंच रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो So, वेरी हैप्पी। जब ये सफ़र चल रहा था तो बॉलीवुड कैसे हुआ? आई थिंक बॉलीवुड होने की भी एक बॉलीवुड की स्टोरी है पूरी। हुमा कुरैशी मेरी फ्रेंड, मेरी क्लासमेट रही हैं। अच्छा। मतलब 6th क्लास से हम 12th तक हमने साथ ही पढ़ाई करी है। तो मैं जब भी ना, मुझे पता नहीं था कि मैं कोई ट्रेनिंग तो थी नहीं, तो मुझे नहीं पता था मैं कंपोज करना जानता हूँ, लिखना जानता हूँ। तो ऐसे ही मैंने बिना किसी पर्पस के गाना एक कंपोज करा, उसका नाम था सुन मेरे हमसफर। ओके। 2015 में। और मैंने वो गाना, तब मेरी हुमा से मैं काफ़ी क्लोज था, तो मैंने हुमा को फ़ोन करके सुनाया कि मैंने गाना ऐसे नया लिखा है, और हुमा को बहुत पसंद आया। कुछ दिनों के बाद ईद था, आई थिंक ईद, एंड आई वाज इन बॉम्बे। ओके। तो मुझे ईद, उन्होंने एक डिनर लंच रखा था, तो ईद के लंच पर मैं गया हुमा के घर पे, और वहाँ पर काफ़ी बॉलीवुड से एक्टर्स और डायरेक्टर्स थे। तो वहीं मुझे शशांक खेतान मिले, जिन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया डायरेक्ट करी है। अच्छा अच्छा। तो वो भी वहीं पर थे, और मुझे नहीं पता था कौन कौन है वहाँ पर। मैं तब बिल्कुल मुंबई में एकदम नया सा, और सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने काम से आया हुआ था। ओके। तो बस वहाँ पर एक महफिल जमी हुई थी, अमित त्रिवेदी भी थे वहाँ पर, अमित त्रिवेदी सर, आयुष्मान खुराना वाज आल्सो देयर, सो दे ऑल वर सिंगिंग, और मेरे को कोई जानता नहीं था वहाँ तब। तो हुमा ने मुझे इंट्रोड्यूस करा, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2015। अच्छा, 2015। और गाना ताज़ा लिखा ही था मैंने, और हुमा ने सुन लिया था। तो मैं उनके घर पे, फिर हुमा ने मुझे इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि उसको था म्यूजिशियन, एक मैं भी हूँ दिल्ली से। उन्होंने मुझे बुलाया, और एक वो महफिल घर के अंदर जमी हुई, मैंने गिटार उठाया, और बाकी फिर वो ऊपर वाले की, सो वहीं से डिस्कवरी हुई। वहीं से हो गया। और वहाँ शशांक खेतान, उन्होंने वो गाना सुन लिया, हुमा ने गाना भी गवा लिया मुझसे, वो लिखा होता है ना। हुमा ने बोला, तूने जो नया गाना लिखा है वो वाला गाना है। अच्छा। सो एक माहौल ऐसा बन चुका था कि मैंने गाया, और लोगों को इतना, उस समय 2 साल पहले 2017 में रिलीज हुआ था, पर उसी रात को, उसी पार्टी में शशांक ने मुझसे वो गाना वहीं वादा कर दिया था कि ये मेरी फिल्म में होगा, और 2 साल से उनके पास था। ये डेस्टिनी है जी, बिल्कुल। जो लिखा होता है, जिस समय होना है वो होना ही होना। बिल्कुल बिल्कुल। अखिल भाई, एक बात बताओ, जब गाना बनता है, गाना रिकॉर्ड होता है, ये किस तरह होता है? क्योंकि हम देखते थे कि पुराने टाइम पे 80, 80s, 90s, 2000 तक भी शायद, कि स्टूडियो में पूरा तामझाम होता था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग रिकॉर्डिंग होती थी, बाद में सिंगर आता था, फिर शायद मैच करते थे। जी। क्या आज भी ऐसा ही होता है? नहीं, अब ऐसा नहीं होता है। कई रिकॉर्डिंग्स में होता है, कई जब आप बड़ी सिम्फनीज रिकॉर्ड करते हैं, तब आपको तो ये करना पड़ता है लाइव, वो अब म्यूजिक का एक पार्ट होता है। बट हाँ, वो ओवरऑल जो पहले प्रोसेस हुआ करता था वो नहीं। अब तो आप देख रहे हैं, अब आप सॉफ्टवेयर पर ही
Exactly. जो नई चीज़, बट विच इज़ ऑल्सो फाइन। आई थिंक देखिए, आप जनरेशन चेंज हो रही है, जनरेशन आर गेटिंग फास्टर। अगर आपकी म्यूजिक क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि सब चीज़ें बहुत सही हैं। सही है। और बट हाँ, वो ज़माना था। इस ज़माने में यस, यू हैव टू बी अ गुड म्यूजिक प्रोड्यूसर। एक वो म्यूजिक की आजकल सेंस होना, आजकल पिछले टाइम में अगर आप मानेंगे, उन म्यूजिशियंस की पहचान बहुत कम थी। जो म्यूजिशियंस आते थे, आज की डेट में वो म्यूजिशियंस को उनका पहचान मिलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज़ हो चुकी है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आई वुड से फॉर क्रिएटिंग अ सॉन्ग। एग्जैक्टली। क्योंकि आजकल साउंड्स हर 5 साल 10 साल में एक जनरेशन चेंज हो रही है और उनके लिए साउंड बदल चुके हैं। जो हम सुनते थे या तो वो सब केटर करना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वही आपको जो आप टाइम के साथ अगर आप बदल सकते हैं, चेंज अडेप्ट कर सकते हैं, और स्टिल अगर आप संगीत के साथ छेड़खानी ना करें, तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं हर चीज़ दिल से करता हूँ। मेरा एक प्रोसेस है म्यूज़िक बनाने का। मैं पहले खुद एक मेलोडी धुन कंपोज करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे छुएगी या नहीं छुएगी। अगर मुझे छू जाती है, मुझे लगता है उसमें वो एक जादूगरी वाली बात है, सोल है, एक है वो बात, तो फिर मैं उस पर लिखना शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप आता है। और उसके बाद खैर प्रोडक्शन का तो जब आप बना लेते हैं, क्योंकि इस समय सपोज मैं इस समय आपके सामने बैठा हूँ, मेरे पास मुझे नहीं पता मेरा अगला गाना मैं क्या बनाऊंगा, पर जब मैं बनाने लगूंगा वो आने को 5 मिनट में भी बन जाएगा, वो धुन 5 मिनट में भी बन जाएगी। या मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ 2 हफ्ते भी लग जाएं और मैं एक धुन को क्रैक ना कर पाऊँ। तो आई थिंक वो सारी दिल का खेल है, दिल का मामला है बिल्कुल, और दिल से करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे आर्टिस्ट के पास मुझे लगता है इसको जब वो क्रिएटिव, स्पेशली वो क्रिएट कर रहा है, तो आपको दिमाग तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, अपने दिल की ही सुननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन इस समय ना मेरे जहन में मेरे पता क्या चल रहा है जी, चन्नावे। अरे भाई एक बार वाह। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। आए आए आए, क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे। क्या बात है। अरे दिल से निकल के आए लफ्जों पे आने लगे, कैसी तेरी खुमारी है हम गुनगुनाने लगे। चन्नावे चन्नावे कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे चन्नावे। भाई देख लो भाई, गूज़बम्प्स। आई एम सो ग्लैड, इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती। फैंटास्टिक भाई, फैंटास्टिक। Thank भाई जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे गाने बनाने का जो प्रोसेस है, आप जब गाने को कंसीव करते हो तो क्या ट्रेंड चल रहा है, इंटरनेट पे क्या चल रहा है, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद ऑल दिस स्टफ? अच्छी बात है कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा फोकस, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा रहता नहीं है। हाँ। अब जो गाने के लिए अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, मैं लेटली थोड़ा एक्टिव होने लगा हूँ। अब वो भी क्योंकि अब वो तो एक इम्पॉर्टेंट एक ज़रूरत बन चुकी है कि आपको आर्टिस्ट को जब आपने गाने के बारे में बात करनी है, और इट्स ऑल अबाउट माई वर्क ऑन इंस्टाग्राम। बट मुझे लगता है कि आपको इससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट को, क्योंकि इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, इतने सारे टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, बट हर कोई उसके असली सोल में, असली जो रीज़न है म्यूज़िक करने का, वो जो मुझे वो मेलोडीज़ जो 90s में होती थी, उसके बाद भी होती थी, 80s में होती थी, वो अब मिसिंग है। एक होलसमनेस मुझे लगता है एक मिसिंग है म्यूज़िक के अंदर आज। हाँ। तो मैं वो कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट मैं तो देखो अपना बिट कर सकता हूँ, तो मेरे गानों में यही कोशिश रहती है कि वो एक होलसमनेस रहे, वो एक ओल्ड स्कूल वाइब भी रहे, एक मेलोडी हो जिसको आप घर लेके जा सकें, गुनगुना सकें, और वो शब्द ऐसे हों जिसको कॉमन इंसान गा पाए और आपके दिल में रहे, वो जहन में रहे। और इसलिए मुझे लगता है ऊपर वाला, जब आप इतनी शिद्दत और इतने उस भाव के साथ काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला वो देखता है। और इसलिए जो इतने गाने, आपने मेरा हमसफ़र बोला, आपने चन्नावे बोला, आपने कबीर सिंह का तेरा बन जाऊंगा बोलेंगे, तो आज वो सारा गाने अमर हो चुके हैं, वो मतलब वो एवरग्रीन है, वो आप कभी जब से आए हैं तब से वो सुन रहे हैं, और आगे भी ये मेलोडी सुनते रहेंगे। तो वो पर्पस सॉल्व होता है जब सामने वाला कहता है कि ये गाना गाना चाहिए, ये गाना गा दें, जो उनकी एक वो डिमांड होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको छुआ होगा। तो मैं उस चीज़ प्योरिटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ म्यूज़िक के अंदर। मैं ट्रेंड्स वगैरह फॉलो नहीं करता। आप अच्छा संगीत बनाएं, अच्छा गाना बनाएं। आजकल तो लोग 30 सेकंड या 40 सेकंड एक, क्योंकि आपको पता है कि अब स्पैन, हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया। बिल्कुल। और हमें कंटेंट इतना ज़्यादा आ चुका है ना, तो वो अटेंशन एक पे देना इट्स वेरी डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, बट मैं अपने आप को दूर रखता हूँ इन चीज़ों। इसलिए मैं सोशल मीडिया से क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, ज़्यादा नहीं करता, मैं इनसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने सोल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं वैसा रहना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ। बट फिर भी कोई चीज़ है जो इंस्पायर करती है या
कोई व्यक्ति विशेष, नेचर या फिर पहाड़ भी कुछ मुझे इंसिडेंट्स? मुझे पहाड़ बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक मैं माउंटेन पर्सन हूँ, मैं दिल्ली से और ट्रैवल करता हूँ हर जगह, बट मुझे जब मौका मिलता है मौके मैं ढूंढ ही लेता हूँ पहाड़ों पे जाने के, तो मुझे पहाड़ बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मेरे फोकस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और तो अगर आप नेचर की बात करें तो, पर अगर आप वैसे किसी एक व्यक्ति विशेष की बात करें तो बचपन से मुझे लगता है कि मैंने जगजीत सिंह साहब को बहुत 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 सुना है। ओके। तो मैं हमेशा इसलिए उनकी तरह बेस वॉइस में गाने का बहुत कोशिश करता था। मुझे लगता था कि मेरी भी बेस वॉइस है और मैं चाहता था, ये मेरा ड्रीम था कि मैं जगजीत सिंह साहब होते। मैंने उनका लास्ट कॉन्सर्ट भी देखा हुआ है। ओके। तो मेरा मन था कि मैं कभी बड़ा होंगे, एक मैनिफेस्टेशन थी कि उनके साथ ज़रूर एक शो कॉन्सर्ट करेंगे, बट वो एक चीज़ रह गई। बट मैं उनका जो एक जादूगरी का तरीका है ना, वो जब चाहते थे क्राउड को अपनी मुट्ठी में ले लेते थे, जब चाहते थे, मतलब वो उनके हाथ में होता था, वो तालियां बजवा भी सकते थे सिर्फ हाथों से अपने, और सिर्फ अपने ऑरा से। आई थिंक वो बहुत बहुत कम लोगों में होता है, बहुत ही कम लोगों में होता है, वो ईश्वर गिने चुने में देता है। एग्जैक्टली। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स जो आपको इतनी कहते हैं ना सोलफुलनेस, जो आवाज़ जो आपकी निकल के आती है, इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, एक और चीज़ आई थिंक काफ़ी जो ऑडियंस भी है वो भी सोचती होगी इस बारे में, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ, मुझे तो मौका मिला इसलिए मैं सारे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे पहले लेबल्स हुआ करते थे, कंपनीज थी, तो कोई भी आर्टिस्ट होता था वो उसको साइन करते थे, एंड देन ऑफ कोर्स जो भी रेम्यूनरेशन है डिसाइडेड होता था, अकॉर्डिंगली दे यूज्ड टू गेट पेड। अब आजकल क्या है, जो सेल्फ मेड स्टार्स हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लेबल्स। ठीक है, उन्हें क्या है कि ठीक है, सबके अपने खुद के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे सबके लेबल्स हैं। सो ये रेम्यूनरेशन का जो है, इज इट बेटर देन काइंड ऑफ साइनिंग अप विद लेबल्स, या फिर ठीक है सब अपनी अपनी दुकान चल रही है? ऑनेस्टली टू ईच ऑन इट्स ओन। मुझे लगता है कि हर किसी का स्थिति अलग होती है, सिचुएशन अलग होती है, हर कोई क्या अचीव करना चाहता है वो एक अलग होता है, हर कोई क्या रास्ता चुनना चाहता है वहाँ पहुँचने का वो अलग होता है। तो लेबल के अपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट, अब वो जैसे क्योंकि दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, तो आर्टिस्ट की सोच भी बदल रही है, और ये बात लेबल्स ये इंडस्ट्री में चेंज एवोल्यूशन आ रहा है। बट मैं इस बारे में ऑनेस्टली मैं तो कभी सोचता नहीं हूँ दैट पार्ट, द रेम्यूनरेशन पार्ट। आई हैव नेवर एवर सिंस द टाइम आई स्टार्टेड म्यूजिक, मैंने वो अचीव करने के लिए वो रेम्यूनरेशन की तरफ नहीं भागा कि वो करूँगा, वो उसको गोल नहीं बनाया। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऊँचे पहुँचते हैं, ऊँचा जाने की सोच रखते हैं, तो आपको मेहनत होती है। तो मैं उस जर्नी को बहुत जीता हूँ, उस मेहनत को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ जो मुझे उस रेम्यूनरेशन तक ले जाए, बट वो मेरे लिए अल्टीमेटली नहीं होता। इसलिए मैं कभी नहीं सोचता कि यहाँ से मैं संगीत के लिए बनाता हूँ, उसके बाद संगीत आपको बनाता है। तो पहले आपको संगीत को वो त्याग देना पड़ता है, संगीत को वो इज्जत देनी पड़ती है, संगीत को वो डिसिप्लिन देना पड़ता है, संगीत को बहुत सारे ताने भी देने पड़ते हैं, ताने लेने पड़ते हैं। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि देखो सबको पता है लेबल से तो रेम्यूनरेशन मिलता है, जो लोग खुद के दम पे डटे हुए हैं, तो उसका मतलब वो अगर खुद का प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हैं तो वो अपना घर चला सकते हैं। 100% देखिए आजकल वही वो कमाने के जो तरीके हैं वो तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, और आजकल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो करते हैं बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, तो उनकी उस समय वो सिचुएशन होगी कि वो करना चाहें। हर कोई समय के साथ अपनी सोच भी चेंज करता है, इस समय पे उसको क्या चाहिए, वो क्या सोच रहा है, क्या जा रहा है, या उसको क्या रास्ता ठीक लग रहा है। आपको जो ठीक लगे वो मुझे भी ठीक लगे, ये हो ही नहीं सकता। टू ईच इट्स ओन। मुझे ऐसा एग्जैक्टली। जितनी आपकी मेहनत और शिद्दत देखी है, भगवान करे, परमात्मा करे, आप कहते हैं ना कि चांद सितारे चूम लाओ, और गॉड ब्लेस यू, और आप तरक्की करो, यूं ही आगे बढ़ते जाओ। हम आपके सारे फैंस आपके साथ हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अखिल भाई, ये कुछ सवाल थे जो मेरे मन में एज अ फैन और एज अ कहते हैं ना कि जो म्यूजिक से थोड़ी बहुत हमें समझ है, आपसे सवाल किए। अब एक रैपिड फायर राउंड भाई करना चाहूंगा। चलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। किशोर दा या मोहम्मद रफी? किशोर दा। ऑलराइट। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है किशोर जी का? किशोर जी के तो सारे ही गाने कर लो, सारे ही गाने, उनके तो कुछ भी गाने उठा लो। फिर भी अगर आप मेरे से पूछे, अगर मेलोडी वाइज, ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। क्या बात। आतिफ असलम या अरिजीत सिंह? आतिफ असलम। आतिफ असलम। लाइव शो करने में पसंद मजा आता है कि या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग? दोनों करने में मजा आता है। मैं लाइव शो से ही बना हूँ, लाइव शोज मैं 15 साल से कर रहा हूँ, और आई थिंक आई एम बॉर्न टू बी ऑन स्टेज, वो मेरी वाइब है, स्टेज पे ही मुझे जीना आता है। बट स्टेज मिलने के लिए आपको रिकॉर्डिंग में आपको अपना जादू करना होता है। स्टेज वहाँ पर आपकी फील बहुत मैटर करती है, फीलिंग्स बहुत मैटर। स्टेज पे आपकी एक्ट, आपका ओवरऑल वाइब एक कर देती है, बट आपको दोनों चीज़ें बहुत कुछ सिखाती हैं म्यूजिक में। एग्जैक्टली। तो दोनों प्रोसेस बहुत अच्छा है। ठीक है, देते हैं। अच्छा, कोई मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग जो आपको लगा कि नहीं यार ये
कैसे हो गए? ये गाना चला नहीं, मतलब ये गाना यस यस यस। ऐसे बहुत होंगे, ऐसे बहुत होंगे, ऐसे मुझे मैं ऑनेस्टली मैं कोई नाम किसी के लिए लेना नहीं चाहता, बट ऐसे बहुत गाने होंगे। ओवररेटेड गाना कोई? ओवररेटेड तो बहुत है, तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहना चाहूंगा। ओवररेटेड तो बहुत गाने हैं, चलिए ठीक है, तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। नो प्रॉब्लम। फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम? आई थिंक मेरे लिए मेरे करियर को जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, मैं बोलूंगा तू की जाने प्यार मेरा। ओके, आपकी आई एम श्योर एक प्लेलिस्ट होगी, टॉप 5 गाने कौन से हैं आपकी प्लेलिस्ट में? अभी लेटली यस। रांझन, हाँ। पहले भी मैं, सुनिया सुनिया, हाँ। वे हानिया, एक ने वे हानिया जो था। कोई फेवरेट इंटरनेशनल आर्टिस्ट जिसको फॉलो करते हो? ब्रायन एडम्स। और मेरे को जब मैं मेरे यंगर ईयर्स में जब मैं बड़ा हो रहा था, मुझे पता मिला मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, तो बैकस्ट्रीट बॉयज जो बैंड था वो आई थिंक उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल टाइम? क्लासिक आंसर वुड बी शोले, क्योंकि मैं भी शोले का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने वो फिल्म इतनी बार देख रखी है। शोले डेफिनेटली। कभी आपकी लाइफ में कोई फिल्म बने, मूवी बने, वेब सीरीज बने तो क्या टाइटल होना चाहिए, क्या चाहोगे? इंटॉक्सिकेशन, नशा, इंटॉक्सिकेशन, नशा इज एप्ट। नशा इज एप्ट फॉर माय व्हाटएवर। भगवान ने चाहा तो सब कुछ होगा। कोई सेलिब्रिटी क्रश? बहुत होते हैं, हाँ बहुत होते हैं, बट आलिया वाज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, मान लो आपको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो कि मूवीज देखती है ओहो। और कल्चरल कोई नॉलेज नहीं होगी। अरे सुन लो, जो कल्चरल मिनिस्ट्री जो म्यूजिक देखती है, ठीक है, आपको दोनों का मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करोगे मूवीज के लिए और म्यूजिक के लिए? सबसे पहले मूवीज के लिए क्या करोगे और फिर म्यूजिक के लिए क्या करोगे? आई थिंक मैं मूवीज के लिए आई डोंट नो मैं क्या करूंगा। मेरे को ये पता है, मैंने कोशिश मेरी इस जरिए की होगी कि आप ये जो सिस्टम है जो सिर्फ नंबर गेम के ऊपर चलता है, हाँ। आप रियल टैलेंट पे हमेशा फोकस नहीं करते, हाँ। और एक इमेज प्रोजेक्ट की जाती है। इमेज प्रोजेक्ट वो मार्केटिंग की गेम है। आई थिंक मैं एक वो कोशिश करूंगा इस पूरे सिस्टम को चेंज करने की या इसको क्लीन करने की ना मच प्योरर वे, क्योंकि हम म्यूजिक करें विच इज एज प्योर एज अ वर्ड कॉल्ड प्योर। ग्रेट ग्रेट। तो आप उससे जब छेड़छाड़ करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक हटना चाहिए और एक रियल टैलेंट को मौके मिलने चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक दो को उठाने लग जाएं और वो प्रोजेक्शन क्रिएट करना चाहें। मेरे को लगता है मैं वो प्रोसेस चाहूँगा कि वो एक आर्टिस्ट के लिए वो खुले। चलिए, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल द पावर एंड अथॉरिटी कि एक दिन आप ये कर पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल राइट अखिल भाई, दैट्स इट। आई थिंक बहुत मजा आया, आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच कि आप आए। और माय प्लेजर मेरे भाई। भाई जाने से पहले सिर्फ एक बार आपके अंदाज में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाने में। सुन मेरे हम सफर, जल्दी से जा अपने तू घर, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैजेस्टिक मोमेंट्स अभी कर, मैं चलूंगा उसके बाद तेरे घर। भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही प्यार देते रहिए और देखते रहिए मैजेस्टिक मोमेंट्स, और जैसा कि भाई ने बोला, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।